हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकाश बायजूस जेई चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स और जो 11th में एंटर करने वाले होते हैं बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि सर 10th क्लास के बाद जेई की प्रिपरेशन किस तरीके से करना चाहिए, क्या वो टिप्स हैं, क्या वो टैक्टिक्स हैं जिससे हम लोग 10th के बाद 11th क्लास में जेई की प्रिपरेशन सही तरीके से कर सकते हैं ताकि 12th के डायरेक्ट बाद ही हमारा जेई में सिलेक्शन हो जाए विद अ गुड रैंक, विद अ गुड परसेंटाइल और मे बी हमें ड्रॉप करने की रिक्वायरमेंट ना हो। वो 2 साल हम कैसे पढ़ें, इनफैक्ट 10th के जस्ट बाद जब हम आते हैं तो उसके बाद कैसे तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए ताकि एक अच्छी डायरेक्शन हम लोगों को मिल जाए। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहला टिप बेटा यही है कि 11th क्लास को यू हैव टू टेक वेरी वेरी सीरियसली। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 10th क्लास के बाद सीरियसली हम लोग नहीं लेते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि जस्ट बोर्ड एग्जाम्स के बाद आप लोग 11th क्लास में आते हो और 11th में कोई बोर्ड एग्जाम का प्रेशर नहीं होता है। बट वहाँ पे वो बच्चे गलती कर देते हैं क्योंकि 11th क्लास इज़ रियली डिफिकल्ट और एकदम से ड्रास्टिक चेंज आता है आपके एग्जाम में, आपके जो भी टाइप ऑफ सिलेबस में काफ़ी चेंज आता है। तो बच्चे वहाँ पे गड़बड़ करते हैं कि उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो 11th क्लास को सबसे ज़्यादा सीरियसली लेना है क्योंकि 11th क्लास का जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा है, वास्ट है, डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू 10th एंड 12th। ठीक है, और उसी में ही सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं। अगर आपका सिलेक्शन 12th के बाद नहीं होता तो उसके काफी मेन रीजंस होते हैं 11th क्लास में अच्छे से जेई की प्रिपरेशन ना करना और काफी अपना बैकलॉग छोड़ना या बहुत लेट सीरियस हो जाना, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसलिए बच्चों आपको सबसे पहले ध्यान रखना कि जैसे आप 11th में जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो आपको डे 1 से यू हैव टू बी सीरियस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हर टाइम पढ़ते ही रहना है, या ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपको ना टाइम मैनेज करना है। बेसिकली आपको ऑब्वियसली थोड़ा खेलना भी है, कूदना भी, सब कुछ करना है, लेकिन हाँ अपना टाइम ऐसे मैनेज करना है कि ऑब्वियसली आपको डे 1 से यू हैव टू बी सीरियस। आपको वो एम पता होना चाहिए, वो गोल पता होना चाहिए कि हाँ यार मुझे 2 साल बाद ये करना है। क्योंकि अगर मैंने 11th वेस्ट कर दी, कहीं ना कहीं अगर 11th गड़बड़ हो गई तो मुझे आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आएगी। और ऐसी क्लास है जो काफ़ी डिफिकल्ट है, काफ़ी वास्ट सिलेबस वाली मानी जाती है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस अबाउट 11th क्लास, क्योंकि 11th क्लास में ऑब्वियसली बच्चों के मार्क्स भी कम आते हैं क्योंकि एकदम से ड्रास्टिक चेंज आता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो 11th में अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हो तो फॉर श्योर आपका जो एक फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को प्रॉब्लम आती है जेई की प्रिपरेशन का स्कूल के साथ मैनेज करना। तो वो वहां पे आपको करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा उसका एक लॉजिक ये है बेटा कि जब स्कूल में आप जाते हो, स्कूल पढ़ते हो और उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाता है या कुछ भी असाइनमेंट दिया जाता है वो आप सॉल्व करते हो। आप कहीं जेई के लिए पढ़ने जाते हो या फिर जेई के लिए अलग से अपना इंडिविजुअली पढ़ते हो, जैसे भी पढ़ते हो, तो वहां पे आपको जो कंटेंट होता है वो काफी ज्यादा मिसमैचिंग होता है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो एनसीईआरटी में सिलेबस है और जो आपका आईआईटी का जो सिलेबस है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के सिलेबस थोड़ा तेजी से भागते हैं स्कूल में और जेई के चैप्टर्स थोड़ा आराम से चलते हैं। तो कहीं ना कहीं मिसमैच आ जाता है जेई के सिलेबस में और स्कूल के सिलेबस में। फिर वो प्रॉब्लम्स दिखती हैं हाफ ईयरली एग्जाम्स में और अलग अलग जो इंडिविजुअल एग्जाम्स होते हैं, मंडे टेस्ट होता है उसमें। तो इसको टैकल करने का एक ही तरीका है बेटा कि आपको अपना टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। और वो टाइम टेबल कुछ ऐसा होगा कि अगर आपके स्कूल में कोई एग्जाम है तो आपको उस चैप्टर की तैयारी 1 हफ्ता पहले ही करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, चाहे वो 1 चैप्टर का एग्जाम है, चाहे वो 2 चैप्टर का एग्जाम है। जैसे मंडे टेस्ट जनरली यूनिट टेस्ट होते हैं, तो आपको वो तैयारी करके रखनी पड़ेगी। किसी ना किसी तरह से आपको टाइम टेबल ऐसा बनाना पड़ेगा कि हाँ यार 2 घंटे मुझे इस चैप्टर को देने हैं, आज इंग्लिश का टेस्ट है या मैथ्स का टेस्ट है, क्योंकि स्कूल में मार्क्स आने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज काफ़ी प्रेशर हो जाता है आपके ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर कि यार स्कूल में मार्क्स नहीं आ रहे तो फिर जेई में सिलेक्शन कैसे होगा। तो एक बहुत काफ़ी टीचर्स का प्रेशर भी होता है। तो आपको ये दिमाग में रखना, अगर कोई बड़ा एग्जाम आ रहा है, हाफ ईयरली जैसा एग्जाम आ रहा है जहाँ पे लेट्स से जेई के सिर्फ 4 ही चैप्टर हुए हैं सितंबर में और आपके स्कूल में लेट्स से 10 चैप्टर आ रहे हैं, तो वो जो 6 चैप्टर का गैप आएगा वो 6 चैप्टर्स आपको वीकेंड्स पे या जैसे भी टाइम मिलता है साइड बाय साइड उसको खत्म करना पड़ेगा। तो आपको एक टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा बेटा हर वीक का कि यार मुझे 70% जेई का पढ़ना है, 30% स्कूल का पढ़ना है। अगर हाफ ईयरली जब आ जाते हैं तो लेट्स से हाफ ईयरली में हम लोग उल्टा कर देंगे, 70% पूरा स्कूल का पढ़ेंगे और 30% जेई का पढ़ेंगे। तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। बट आपको ये बात शुरू से दिमाग में होनी चाहिए कि सर ने बताया था कि हाँ यार स्कूल की प्रिपरेशन में मतलब एनसीईआरटी का जो कंटेंट है और जो जेई का कंटेंट है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो जैसे मैंने बोला कि सिलेबस बहुत तेज भागता है,
स्कूल में, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं और जेई की जो प्रिपरेशन होती है उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, एकदम कोर डीप कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं और ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन ही नहीं है, मतलब कंप्लीटली मिसमैच है। मतलब आप ये मान लो कि अगर जेई में 100 आउट ऑफ 100 सिलेबस है तो आपके एनसीईआरटी में 100 आउट ऑफ 10 सिलेबस है, ठीक है ना, 10 आउट ऑफ 100 सिलेबस है। तो ये इतना 90% का एक गैप आ जाएगा। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी जेई की प्रिपरेशन लगातार कंटिन्यू करनी है। स्कूल के लिए आपको टाइम निकालना है टू कंप्लीट असाइनमेंट्स या यूनिट टेस्ट का सिलेबस हो गया, जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स आपके स्कूल में आ रहे हैं, है ना, उनको सिर्फ एनसीईआरटी लेवल का पढ़ना है, तो आप स्कूल में जो पढ़ते हो उसी को घर पे आके रिवाइज कर लो या किसी वीकेंड में टाइम निकाल के कर लो। एक प्रॉपर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट जरूर होगी, बट ये दिमाग में जरूर रखना कि यहाँ स्कूल का सिलेबस बहुत जल्दी जाएगा, बहुत कम कंटेंट होगा, लेकिन जेई में बहुत ज्यादा कंटेंट होगा, वहां ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। वो चीज टफ भी होगी, स्कूल का सिलेबस इतना टफ नहीं होगा, तो वो मैनेज हो जाएगा, बट आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा, है ना, ऐसा नहीं है कि बिना शेड्यूल के काम चल जाएगा। तीसरी चीज है बेटा कि मार्क्स अप एंड डाउन होते रहेंगे स्कूल में या जेई के जो आप टेस्ट दोगे उसमें अप एंड डाउन होते हैं, क्योंकि सिलेबस एकदम से जब टफ आ जाता है तो कहीं ना कहीं ग्रैब करने में टाइम लगता है। हमें 10th क्लास की आदत होती है, तो 11th क्लास में जब हम जाते हैं तो वी टेक टाइम टू कंज्यूम कि अच्छा इतना सारा कंटेंट, इतने सारी चीजें, थ्योरम्स, इतने डिफिकल्ट से कॉन्सेप्ट्स, इतने सारे फॉर्मुलेज, रिजल्ट्स, तो उनको ग्रैब करने में, कंज्यूम करने में वी टेक टाइम। 2 महीने 3 महीने डिपेंड करता है, आप बच्चा टू बच्चा डिपेंड करता है कि 6 महीने भी लग जाते हैं, कई बार मिडिल ऑफ 11th आ जाती है और हम जूझ रहे होते हैं शुरू के चैप्टर से ही, तो ऐसा होता है। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, डीमोटिवेट नहीं होना है। 11th क्लास में कई बार परसेंटेजेस ऊपर नीचे हो जाती हैं, 10th क्लास के बाद एकदम झटका लगता है, लेकिन आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना है। इनफैक्ट पेरेंट्स को भी कि यार 11th क्लास इज रियली डिफिकल्ट, हमें बच्चे के मोराल को बूस्ट करना है, कॉन्फिडेंस देना है कि कोई बात नहीं, अगर शुरुआत में कुछ नंबर थोड़े कम भी आते हैं, कुछ प्लस माइनस भी होता है, तो देखो कहां पे गड़बड़ हो रही है एंड प्रॉपरली, जैसे मैंने बताया, शेड्यूल बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ एंड प्ले वेरी स्मार्टली, बहुत स्मार्टली वर्क करना है कि अच्छा स्कूल का ये काम है, मेरे पास ये टाइम है, सैटरडे संडे का टाइम है, मैं सैटरडे संडे को स्कूल का काम निपटा दूंगा और बाकी टाइम मुझे अपनी जेई की प्रिपरेशन करनी है, जो मुझे पढ़ाया जा रहा है वो मैं अपने मॉड्यूल्स वगैरह सॉल्व कर रहा हूं। तो ये ऐसे थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। नंबर कहीं प्लस माइनस होते हैं, शुरू में ग्रैब करने में प्रॉब्लम भी होती है, तो घबराना नहीं है, यू हैव टू गो फॉरवर्ड, चलते जाना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप 12th क्लास में आओगे तो 12th क्लास बहुत ईजी लगेगी। और सबसे अच्छा प्लस पॉइंट बेटा कि 12th क्लास में 11th का रिविजन हो सकता है। 12th क्लास में जब आप आ जाते हो समर वेकेशंस वगैरह में या बीच में टाइम टू टाइम में, आप 11वीं का थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी कर सकते हो। तो 11th का रिवीजन करने के लिए आपके पास टाइम होता है, तो अगर आप थोड़े स्लो स्टार्ट भी करते हो तो भी काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। बट वेरी सीरियसली आपको ये चीजें करनी है, ठीक है, और शुरुआत से सीरियस रहना है कि नहीं कि डिफिकल्टी आएगी, लेकिन मुझे उसको कोप अप करना है, कहीं ना कहीं मुझे अपना शेड्यूल अच्छे से बनाना है, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए। अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं तो सबसे पहले जब आप 10th के बाद जस्ट 11th में आने वाले हो तो कुछ 2-3 चैप्टर्स आप पहले से बिफोर हैंड पढ़ के जा सकते हो, जैसे सेट्स एक ऐसा चैप्टर है विच इज वेरी वेरी बेसिक, और वो आपको आगे काफी जगह मैथ्स में हेल्प करेगा, प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर में हेल्प करेगा, स्टैटिस्टिक्स में हेल्प करेगा और इक्वालिटीज इनइक्वालिटीज में हेल्प करेगा। तो सेट्स एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन, और इसको आप पढ़ लेना, आर डी शर्मा बुक होती है उससे पढ़ लेना, या फिर आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ना चाहिए, जो आप 11th क्लास में जाने से पहले बच्चों से एक एक्स्ट्रा एज ले सकते हो अपने कॉम्पिटिटर से, वो है इनइक्वालिटीज। तो लीनियर इनइक्वालिटीज का चैप्टर भी एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो या आर डी शर्मा कर सकते हो। तो 2-3 चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा जो आप थोड़ा बिफोर एंड पढ़ के जा सकते हो, एंड डेफिनेटली आपको एक बूस्ट मिलेगा और एक अच्छी एक यू विल गेट एन एक्स्ट्रा एज, है ना, और पहले से आपको चीजें थोड़ी आती होंगी तो यू विल फील कॉन्फिडेंट। ओके, तो इनइक्वालिटीज और सेट्स जरूर करके जाना। एंड द थर्ड चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री भी आप कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री के लिए काफी बच्चे एसएल लोनी एक बुक आती है 11th क्लास में, उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आप अपनी 10th के बाद जो भी वेकेशंस होती है 11th क्लास से पहले या 11th क्लास में जब एंटर भी करते हो तो आप एसएल लोनी बुक को प्रेफर कर सकते हो, ताकि आपको यू गेट कमांड ओवर दिस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ऊपर आप कमांड कर सकते हो। इसमें कंपाउंड एंगल फॉर्मुलेज होते हैं, काफी बच्चों को पता भी होते हैं जो एनटीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो उस पर आप थोड़ा कमांड बना सकते हो। तो सेट्स, इनइक्वालिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्री तो आपको बिफोर हैंड थोड़ा करके जाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इफ यू रियली वांट, आपके पास टाइम है तो मेरा सजेशन होगा आप थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एपीजीपी भी पढ़ सकते हो। ये मैं वो चैप्टर्स बता रहा हूं जो आपने थोड़ा 10th में भी पढ़ रखे हैं, है ना, जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक चीजें हो गई, थोड़ा ट्रायंगल के बारे में पढ़ सकते हो, और एपीजीपी के बारे में पढ़ सकते हो, एचपी के बारे में पढ़ सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप स्टार्टिंग में अगर पहले से थोड़ा पढ़ के रखोगे, बहुत डिटेल में नहीं, अगर थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, थोड़े सॉल्व एग्जांपल्स भी कर लोगे, तो आपको काफी फायदा होगा। और 11th क्लास में यू विल डेफिनेटली फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे,
ठीक है, तो जैसे मैंने बताया ये सारी चीजें बहुत ध्यान रखना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अपना शेड्यूल अच्छे से बनाना, टाइम टेबल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप टाइम टेबल के हिसाब से नहीं पढ़ोगे, सिर्फ आवर्स देख के पढ़ोगे तो फायदा नहीं होगा बेटा। तो टाइम टेबल जरूर बनाना शुरू कर देना डे 1 से, कि मुझे इतना टाइम मैं स्कूल जाता हूं, इतना टाइम मैं कोचिंग जाता हूं, ये टाइम मेरे पास बचता है। अगले दिन अगर कोई स्कूल का इंपॉर्टेंट काम है, स्कूल का काम कर लो, अगर नहीं है तो जेई की प्रिपरेशन कर लो। जेई की प्रिपरेशन में मैथ्स का कोई चैप्टर चल रहा है, उसमें मॉड्यूल में आपको आज 20 क्वेश्चन सॉल्व करने एक्सरसाइज के, तो 20 क्वेश्चन आज करने ही करने हैं। तो ऐसा एक शेड्यूल बना लो पूरे वीक का, और देख लो कोई स्कूल में टेस्ट तो नहीं आ रहा, कोई असाइनमेंट तो नहीं आ रहा, वो भी अच्छा चलना चाहिए। स्कूल में अच्छे मार्क्स आते हैं, एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, जेई में भी धीरे धीरे अच्छे मार्क्स आने शुरू हो जाते हैं। 11th क्लास वेस्ट नहीं होनी चाहिए बेटा। अगर 11th क्लास वेस्ट हो गई तो फिर वो 12th के बाद ड्रॉप करना पड़ता है। तो इफ यू रियली वांट अ गुड रैंक इन आईआईटी, तो 11th क्लास को बहुत सीरियसली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, चाहे स्लो स्टार्ट करना है बट कंसिस्टेंटली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ते जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच में आप डिमोटिवेट हो गए, बीच में तैयारी छोड़ दी, या स्कूल में बहुत प्रेशर हो गया, आप सिर्फ स्कूल में पढ़ रहे हो और जेई का बिल्कुल बैकफुट पे चला गया, ऐसा मत करना, है ना। तो ये शुरू से ध्यान रखोगे तो मुझे नहीं लगता ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। चैप्टर्स टफ आएंगे, प्रॉब्लम आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअली आएगी या लेवल ऑफ क्वेश्चंस में आती है, लेकिन आपको कोप अप करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि 11th के बाद जब 12th आती है तो हम भी काफी ज्यादा मेच्योर हो जाते हैं, स्टूडेंट्स मेच्योर हो जाते हैं, और उसके बाद उन्हें 11th की सिलेबस थोड़ा आसान भी लगने लग जाता है ना। तो इसलिए आराम से आपको चीजें करनी है, ओके। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्कूल के मेथड्स में और जेई के मेथड्स में डिफरेंशिएट जरूर कर लेना, कि जो जेई के पढ़ाई में आप पढ़ रहे हो उसमें जो भी मेथड पढ़ाया जा रहा है, लेकिन स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो भी नोट करना। एक ही क्वेश्चन के मान लो 2 तरीके हैं अलग अलग, या जो स्टेप्स होते हैं, है ना, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस में अगर 9 फैक्टोरियल है तो वहां पे 9 फैक्टोरियल की वैल्यू पूरी लिखनी पड़ेगी, 9 × 8 × 7 करते करते 1 तक, नहीं तो आपके 1 मार्क आधा मार्क कट जाता है स्कूल में। तो ये सब चीजें जो टीचर्स बताएंगे स्कूल में, या आपको कहीं भी टीचर्स बताते हैं, तो वो आपको नोट करने की, अच्छा इस तरीके से करना है अपने स्कूल में। एक प्रॉपर तरीका होता है, बोर्ड एग्जाम में भी एक प्रॉपर तरीका होता है लिखने का, वो लिखना पड़ेगा। एंड देन जेई के मेथड्स, जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी हो सकती है, कोई दूसरी अच्छी अप्रोच भी हो सकती है जो सब्जेक्टिव पेपर्स में काम नहीं आती, तो वो भी आपको अच्छे से पढ़नी है। तो कभी एक क्वेश्चन के 2 तरीके देखते हो तो अलग अलग डिफरेंशिएट लिख लेना कहीं भी, ठीक है ना, और अच्छे से नोट्स जरूर बनाना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आप पढ़ते हो, जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, जो भी एक फॉर्मूला होता है, वो एक अलग कॉपी बना लो, अपार्ट फ्रॉम योर मेन कॉपी एक अलग कॉपी बनाओ, यार ये फॉर्मुलेज हैं, ये रिजल्ट्स हैं, ये शॉर्टकट्स हैं, ये मेथड्स हैं, इनको अलग से लिख लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अपनी जेई की प्रिपरेशन 10th के बाद करते हो तो, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि बेटा 12th में जाकर आप बहुत थोड़ा इजी महसूस करोगे, क्वेश्चन का जो सिलेबस का जो लेवल होगा थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, एंड 11th का रिवीजन भी आपको 12th क्लास में करना पड़ेगा, तो वहाँ भी आपको टाइम मिलेगा। अगर 11th बहुत अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाए हो तो फिर 12th में आप कर सकते हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, टेस्ट रेगुलरली देना, स्पेशली 11th क्लास में। तो स्टार्टिंग में टेस्ट देना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टेस्ट देने से ही पता चलता है कि आप कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो, कौन से कॉन्सेप्ट में आप वीक हो, किस में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो शुरुआत से ही आदत डाल लो कि हमें रेगुलरली जो भी टेस्ट कहीं भी हो रहे हैं, स्कूल में, कोचिंग में, कहीं भी आप टेस्ट दे रहे हो, वो आपको रेगुलरली देने हैं, ठीक है। तो ये सारी टिप्स जो मैंने आज आपको बताई बेटा, अच्छे से ध्यान रखना। इफ यू रियली वांट टू क्रैक आईआईटी इन वन गो, पहली बार में अगर आईआईटी क्रैक करनी है तो 11th के बाद जस्ट डे 1 से स्टार्ट हो जाओ, टेक इट वेरी सीरियसली। और जैसे मैंने बताया, शेड्यूल के साथ, टेस्ट देते देते, स्कूल के साथ मैनेज करते हुए आपको आगे बढ़ना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स बीच में आएंगी, डिमोटिवेशन भी होगी, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है, कहीं भी रुकना नहीं है, ठीक है। चलो, विद दैट नोट एंड आई विल टेक योर लीव बेटा। सो आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई प्रिपरेशन, एंड फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू आकाश बायजूस जेई चैनल।